अभी हाल ही में इन्होंने ये सारे कार्ड इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए। कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी तो एक मजहबी जुनूनी ने मारी, लेकिन उससे पहले पीएमएलएन ने एक भरपूर प्रोपेगेंडा किया और तौहीन तक के इल्जामात, तौहीन मजहब के इल्जामात इमरान खान साहब पे लगा दिए। हत्ता के पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर वो चीजें चलाई गई। एक भरपूर कंपेन इमरान खान के खिलाफ लॉन्च की गई, जिसमें कुछ बदकिस्मती से सहाफियों को भी हिस्सा बनाया गया और फिर इमरान खान साहब को गोलियां मारी गई। ये वो वाहिद आदमी है जो बच गया है। मैं एक बात आपको बताता हूं, आज तक पाकिस्तान में जिसको भी मारने का फैसला किया गया वो मर गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो जांबर नहीं हो सके, फातिमा जिन्ना वो भी इसी रास्ते में मारी गई, लियाकत अली खान वो भी मारे गए, जुल्फिकार दी भुट्टो वो भी मारे गए, बेनजीर पर हमला हुआ वो भी मारी गई, ज़ियाउल हक पर हमला हुआ वो भी मारा गया। इमरान खान वाहिद आदमी है जिस पर हमला हुआ, उसका खून बह गया लेकिन वो बच गया। यहां मामला आकर फंस गया। इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचा लिया, वरना इससे पहले जिसको भी कत्ल करने का फैसला हुआ इस मुल्क में वो शख्स कत्ल हो गया। इमरान खान साहब बच गया तो अल्लाह ताला की मर्जी अब कुछ और है। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा बहुत पुराना चल रहा है और तब से लेकर अब तक लगातार ये प्रोपेगेंडा चलता ही चला आ रहा है, इसको ब्रेकें लग ही नहीं रही। ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ऐसे है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के केस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। खबर यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अदालत ने यह फैसला किया था कि तोशाखाना केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। अदालत ने फैसला क्या करना होता है, अदालत को कह दिया जाता है कि अब रोज सुनना है, फटाफट निबेड़ो। तो उस वक्त जनाब अदालत रोज की बुनियाद पे कर रही थी। 16 अक्टूबर को इसकी आखिरी समाअत हुई और फिर वहां से आगे इसकी तारीख दे दी गई 29 अक्टूबर तक। और जनाब अब एक नई खबर आई है और पता चला है कि इसे 27 नवंबर तक के लिए इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। 27 नवंबर को अब समाअत होगी। ये बड़ा अहम वक्त है, देखें, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो महीना होता है या 1.5-2 महीने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन तेजी से करीब आते जा रहे हैं और आर्मी चीफ की अब एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, ये फैसला अब दिनों की बात रह गई। यानी वो 2 साल मजीद कंटिन्यू करेंगे या उन्हें नए 5 साल दिए जाएंगे या वो रिटायर हो जाएंगे और एक नया आर्मी चीफ 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात होकर आ जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि नवाज शरीफ के अंदर बड़ा पोटेंशियल है किसी की भी टांग खींचने का या कोई भी काम करने का। देखिए, नवाज शरीफ में ना एक खूबी है, मैं आपको बताता हूं, उनको मारने की सलाहियत बहुत है नवाज शरीफ में। किसी को मारना हो, किसी के खिलाफ कुछ करना हो तो ये मार खाने की सलाहियत नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाका नहीं है, लड़ नहीं सकता, नहीं, जब तक उसके अंदर मारने की कैपेसिटी रहती है नवाज शरीफ मारते हैं और उनमें मारने की सलाहियत है, हमला करने की सलाहियत है, एडवेंचर करने की सलाहियत है। लेकिन मियां नवाज शरीफ में मार खाने की हिम्मत नहीं है। कभी भी आप देखें उन्होंने तारीख में मार नहीं खाई, हमेशा मारने की कोशिश की है। तो ये जब मौका मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब अपना रंग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इस वक्त पीएमएलएन में नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल हो चुके हैं और उनका तोती बोल रहा है। आज पीएमएलएन की रेड लाइन जो है वो नवाज शरीफ नहीं है, आज पीएमएलएन की रेड लाइन आसिम मुनीर साहब। और आसिम मुनीर साहब इसी तरह पीएमएलएन के लीडर बन चुके हैं जैसे एक दौर में परवेज मुशर्रफ काफ लीग के लीडर बन चुके थे। ये बदकिस्मती होती है पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगियों की किस्मत में यही है, कभी एक डिक्टेटर, कभी दूसरा डिक्टेटर, कभी तीसरा डिक्टेटर। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत काफी कम है आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में, और वो भी मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं कि इस मामले के अंदर क्या है। अब एक चीज मैं आपके सामने और रखूं, और ये मैं रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूं सिर्फ, सुहेल अफरीदी के खिलाफ लगातार घटिया और गंदी जुबान इस्तेमाल की जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं, अता तारड़ भी कर रहे हैं और दीगर लोग भी कर रहे हैं। अब जो नए अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं उनमें है कि जाहिल वजीर आला और दहशत गर्दों का हमदर्द। इस किस्म के अल्फाज लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सुहेल अफरीदी को उकसाया जा रहा है। उसने अभी तक बराह रास्त किसी को गाली नहीं दी, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, वो आइन और कानून की बात करता है। उसने कोलेटरल डैमेज की बात की कि कोलेटरल डैमेज बहुत थोड़ा सा भी होना तो दुनिया में काबिल कबूल नहीं होता, ये जंगी जराइम के जुमरे में आता है। लेकिन यहां पे कोलेटरल डैमेज इतना बड़ा है कि बेशुमार सिविलियन शहीद हो जाते हैं और दहशतगर्द एक भी नहीं मारा जाता। लिहाजा ये सिलसिला इस तरह नहीं होना चाहिए, इसे बंद होना चाहिए। जो 2 मजहबी ग्रुप हैं बड़े, यानी फजल रहमान साहब का और जमात इस्लामी का, ये दोनों कंट्रोल हो गए। तहरीके लब्बैक को क्रश कर दिया गया। उसके जो दोनों इस वक्त सरबराह हैं, दोनों तो नहीं है, एक सरबराह है दूसरा उसका भाई है, उन दोनों का पता ही कोई नहीं है किधर गए। ज्यादा शुबा यह है कि वो एजेंसियों की हिरासत में है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो दौड़ गए हैं। अगर तो वो दौड़ गए हैं ना तो फिर तो उन्होंने बेड़े गर्क कर दिया पकड़ के अपनी सारी सियासत का और हमेशा के लिए अपनी शख्सियत का भी।
लेकिन इसके इम्कानात कम है। मेरे ख्याल में वो दौड़े नहीं है, भागे नहीं होंगे, एजेंसियों के पास होंगे और वक्त आने पे उन्हें सामने लाया जाएगा। बाकी जो मौलवी बच गए हैं पीछे, जो मजहबी लोग बच गए हैं, उनकी तनख्वाहें लगा दी गई हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से और उनको पैसा मिलेगा हर महीने। और मौलवियों का जो एक ग्रुप है उसको बुलाकर मरियम नवाज साहिबा ने मुलाकात भी की है, क्योंकि उनके लिए डबल प्रॉब्लम है ना। एक तो अब मौलवियों को राजी रखना है, जो कुछ भी पाकिस्तान की रियासत करने जा रही है तो उसके खिलाफ कोई मौलवी इकट्ठे होकर कोई बयानिया ना बना ले या कोई ऐसी बात ना करें। तो नंबर एक तो उनको पैसा वैसा भी लगा दिया है, अब उनको पैसे मिला करेंगे महाना, जो बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने ये काम बहुत पहले शुरू किया था। और दूसरा जो है, सरकारी मौलवियों के ऊपर मेहरबानियां शुरू कर दी गई है, जैसा कि मुफ्ती मुनीब है, बाकी लोग हैं, इनको बिठा के मरियम नवाज साहबा यकीन दहानी करवाती रही कि मैं बड़ी मजहबी खातून हूं, मेरा खानदान बड़ा मजहबी है, हम तो ईद मिलादुन नबी मनाने वाले लोग हैं। क्योंकि ये सुन्नी मौलवी थे ना सारे। तहरीके लब्बैक के साथ जो भी हुआ ये डबल मिशन है। एक तो ये है कि जो इसराइल के अंदर जो उसके साथ मामला पाकिस्तान करने जा रहा है उसमें ये मौलवी जरा चुप रहे, मुंह बंद रखे अपना और उतनी बात करें जितनी इनको इजाजत मिले। नंबर दो ये है कि जो हुआ मुरीदके में सानिया, उसके बाद एक खतरा भी मौजूद है ना कि कोई रिएक्शन ही ना आ जाए, कोई उठ के कोई हरकत ही ना कर दे। इनकी सिक्योरिटी भी सारी तब्दील की गई है, स्क्रूटनी की गई है, तो अब इनको महफूज बनाना भी एक बड़ा मिशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो जैसे एक दौर में जनरल बाजवा मिलाद करवा के खबरें चलवाता था ना कि जनाब मैं तो बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूं, जब उसे मुसीबत पड़ गई थी इसी तहरीके लब्बैक के साथ लड़ाई के नतीजे में, तो तहरीके लब्बैक ने कह दिया जी जनरल बाजवा जो है वो गैर मुस्लिम है, तो उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया और कुछ इधर उधर की चीजें कह दी। तो ये वैसे कोई फैसला करने वाले होते तो नहीं, लेकिन इन्होंने बड़े इल्जाम लगाए। तो उसके बाद जनरल बाजवा साहब जो है वो मिलाद करवा के खबरें चलवा रहे थे। उन्होंने अपने बारे में कॉलम और अखबारात के अंदर तहरीरें लिखवाई मुख्तलिफ लोगों से कि जनाब मैं तो बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूं और मैं तो जनाब बड़ा सहीउल अकीदा मुसलमान हूं। तो ये सारी चीजें जनरल बाजवा बेचारा कर रहा था। अब ये मरियम नवाज के गले पड़ गया वही सारा कुछ के मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने जो कुछ मुबैना तौर पर किया, अब ये एक खौफ में है कि पाकिस्तान में जो अवामी अक्सरियत है वो सुन्नी मुसलमानों की है और उन्हीं के उलमा इकराम ज्यादा बड़ी तादाद में है। अब जो कुछ हुआ वहां मुरीदके में, उसके बाद सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी हुई है और बदकिस्मती से खौफनाक खबरें आने के बावजूद पूरे मुल्क में कोई एक आवाज भी अभी तक नहीं उठ सकी। मरियम नवाज ने मौलवियों को दीन पढ़ाया, उसने दीन की बहुत सारी बातें की, बल्कि वो दबे लफ्जों में तहरीके इंसाफ पे और तहरीके लब्बैक के ऊपर जो है वो करती रही, तनकीद भी करती रही। इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में पड्डा पड़ गया है। हैरत की बात यह है कि तहरीके इंसाफ और तहरीके इंसाफ की जानी दुश्मन जमातें जिन्होंने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत को पहले खत्म किया, उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर बदतरीन मुकदमात बनाए, फिर इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और उनके खानदान के दीगर लोगों को जेलों में रखा, इमरान खान साहब की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। वो तमाम लोगों के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मामला ठीक हो गए हैं और उन तमाम लोगों के साथ जो है बंदर बांट भी कर ली गई है कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी और कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिलेगी। तो तहरीके इंसाफ ने अपने तमाम सियासी मुखालिफिन के साथ इत्तफाक राय पैदा कर लिया है, लेकिन अपने कारकुनों से और अपने लोगों से वो इत्तफाक राय पैदा नहीं कर पा रहे। तहरीके इंसाफ की क़यादत चाहती है कि जो एक लिस्ट उनके पास मौजूद है उसके मुताबिक वो सेनेट के टिकट देकर और उन्हें वोट दिलवाकर सेनेटर बनवा ले। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो वर्कर है उसने ज्यादा उम्मीदें लगा दी हैं और उन्हें लगता है कि कारकुनों के ऊपर सरमायादारों को तरजीह दी जा रही है, जो कि एक गलत फैसला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई तहरीके इंसाफ के अहदेदारों की जानिब से पेशावर में और उन्होंने कहा जी कि वजीर आला हाउस और असेंबली का हम घेराव भी कर सकते हैं। उन्होंने ये ऐलान भी किया। कुछ लोगों ने कहा कि हम एमपीएस को फिर सूबाई असेंबली के अंदर नहीं जाने देंगे वोटिंग के लिए अगर हमारे साथ ये जुल्म ना रोका गया तो। खासतौर पे जो लोग गुस्से में हैं वो मिर्जा अफरीदियों के चक्कर में है। वो ये कहते हैं जनाब के जिस वक्त तहरीक पर फोकस होना चाहिए उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत जो है वो मिर्जा अफरीदियों की चाकरी में लगी हुई है और अभी तहरीक पे फोकस करने का वक्त है, लेकिन पार्टी तकसीम हो रही है और इस तरह के फैसलों से मायूसी हो रही है। देखिए, मिर्जा अफरीदी अगर सेनेटर बन गया तो चंद सिक्के और उछालेगा और फिर तमाशा देखता हुआ वर्ल्ड टूर पे निकल जाएगा, एंजॉय करता हुआ और फातिहाना अंदाज में चला जाएगा। अब फवाद चौधरी ने भी यहां पे एक ताना कसा है, लोग मौका हाथ से जाने नहीं देते। फवाद चौधरी ने कहा जी कि मेरे पास 50 करोड़ रुपया नहीं है, अगर मेरे पास भी होते तो मैं भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में वापस आ जाता। ज्यादा लोग जो इस वक्त रोला डाल रहे हैं, जो अजहर मशवानी ने बात की बैरून मुल्क से या बाकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग कह रहे हैं, वो इरफान सलीम का नाम ले रहे हैं। इरफान सलीम के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये मुझे पता है कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बहुत पुराने लोगों में से एक है। ये इमरान खान साहब के पास
उस वक्त से है या इमरान खान साहब का साथ उस वक्त से दे रहा है जब इमरान खान साहब के साथ इनमें से कोई भी नहीं था, जितने आज आपको लोग दिखाई देते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना एक नजरियाती वर्कर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं उन्हें पाकिस्तान के मीडिया पे खास तवज्जो दी जा रही है और पाकिस्तान के मीडिया में ज्यादा से ज्यादा ये इख्तलाफात दिखाए जा रहे हैं, इनके ऊपर कवरेज की जा रही है और एयरवाई ने इसके ऊपर कवरेज की। नईम साहब जो है वो बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं और मैं इनके साथ काम करता रहा हूं, हम एक साथ भी काम करते रहे फील्ड में। तो नईम भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी खबरें ब्रेक की हैं, इससे पहले ये भी खबर उन्होंने दी थी और खबर का जो बेशतर हिस्सा है वो बड़ा जबरदस्त है और उसको तरदीद नहीं की जा सकती, वो चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं और ये खबरें हम भी पहले देते रहे हैं, बल्कि नईम भट्ट साहब ने उसमें इजाफा ही किया चंद चीजों का। मगर ये जो बैरिस्टर सैफ वाला पोर्शन है कि बैरिस्टर सैफ इमरान खान साहब के साथ वफादारी में डट जाएंगे, ये ऐसा कोई समझ आने वाली बात नहीं है। इमरान खान साहब के बहुत सारे वफादार इमरान खान को नहीं मिल पाते, लेकिन बैरिस्टर सैफ इतना वफादार आदमी है कि वो जाकर इमरान खान से मिलना चाहता है और उसकी हर दफा मुलाकात भी हो जाती है। तैमूर झगड़ा नहीं मिल सकते, बाकी लोग नहीं मिल सकते, जुनेद अकबर नहीं मिल सकते, शाहिद असलम नहीं मिल सकते, सुहेल अफरीदी नहीं मिल सकता, मीना खान अफरीदी नहीं मिल, बाकी लोग भी नहीं मिल सकते, आलिया हमजा की मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन ये जाकर मुलाकात कर लेते हैं बैरिस्टर सैफ जो है। बैरिस्टर गौर की भी हो जाती है मुलाकात। तो ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के काफी करीब हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है इस खबर में कि ये इख्तलाफ पैदा हुआ हो और इस मामले में अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान साहिबा, ये सब लोगों का अपना अपना रोल है। सेनेट वाले मामले में लेकर अली अमीन ने चंद खबरों के मुताबिक अलीमा खान पर भी तनकीद की है और वो पार्टी को एक अलग डायरेक्शन दे रहे हैं। अब मिर्जा अफरीदी पे आगे मामला फंस जाता है कि पैसे वाला आदमी है ना, इसी तरह मिर्जा अफरीदी पे आगे मामला फंस जाता है और ऐसे ही मामला आ जाता है जो फजल रहमान साहब की पार्टी के दिलावर खान है। ये फजल रहमान साहब की पार्टी दिलावर खान को सेनेटर बनाना चाह रही हो, बहुत मालदार आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी है, ये सारी जमातों को पैसा खिला सकता है और अगर ये चाहे तो आप वैसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को खरीद के भी ये सेनेटर बन सकता है, थोड़ी सी इसको अगर आसरा मिल जाए एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो यहां पे एक पैसे का खेल खेला जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती लोग हैं वो नाराज हो रहे हैं। एयरवाई की जो खबर है उसका बेशतर हिस्सा, ये नईम भट्ट साहब ने भी कहा कि मेरी खबर है, तो इसके बेशतर हिस्से के ऊपर तो बात ही नहीं की। एमी बिला वजह बाइकआउट करने जा रहे हैं, उन्हें कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब को। लेकिन अम्माद यूसुफ साहब ने एक ज्यादती की है। अम्माद यूसुफ साहब ने इमरान खान साहब पे तनकीद करते हुए कहा कि अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे तो इमरान खान साहब ने उनका वीजा नहीं लगवाया बरतानिया का, जिसकी वजह से वो कीनिया में शहीद हो गए और वो चाहते इमरान खान साहब तो वीजा लगवा सकते थे अरशद शरीफ का, उन्होंने कहा जी बरतानिया का। अब मेरा सवाल ये है कि क्या अम्माद यूसुफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरा बरतानिया का वीजा लगवा दें? अरशद शरीफ इंतहाई बागैरत इंसान थे, उनके जाती ताल्लुकात मुराद सईद से जरूर थे। आपके जाती ताल्लुकात बाद कोई दोस्त भी आपके होते हैं जिनसे आप दिल की बात भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी इमरान खान से मदद मांगता या इमरान खान उनकी मदद करते भी तो वो इमरान खान से मदद लेते। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे एक दिन इमरान खान साहब ने कहा था कि आपके लिए अब मसाइल पैदा होंगे तो आप यहां चले जाएं, एक स्पेसिफिक जगह पे उन्होंने मुझे बताया था। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने एक फैसिलिटी मुझे देने की कोशिश की थी तो मैंने इनकार कर दिया था और इमरान खान साहब इसकी गवाही देंगे। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा खान साहब खाली लड़ाई आपकी थोड़ी है, ये मुल्क का मामला है, मैं अपनी मर्जी से अपना काम कर रहा हूं और आप एक पॉलिटिकल पार्टी है तो मैं यहां पे आपसे मदद नहीं ले सकता, लेकिन आपका ये कहने के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। अब जब मेरे जैसा कमजोर आदमी ये कर सकता है कि इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा कर दे कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, तो वो तो अरशद शरीफ था, ये तो अम्माद यूसुफ साहब उनकी तौहीन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एयरवाई को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए था ना, वो अरशद शरीफ को नौकरी से ना निकालता, या वो चैनल्स जिन्होंने मुझे नौकरी से निकाला वो अपने पैरों पे खड़े होते और मुझे नौकरी से ना निकालते। अगर हमें नौकरियों से ना निकाला जाता, हम अपनी नौकरियों के ऊपर काम कर रहे होते तो हम मुल्क छोड़कर कभी ना जाते। मुझे 2022 में शहीद अरशद शरीफ ने, जब उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा था, पाकिस्तान में थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप पाकिस्तान से इमरान कुछ अरसे के लिए चले जाए, आपके पास तो नौकरी भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं अभी यहां रहना चाहता हूं अरशद भाई। उन्होंने कहा तुम्हें गिरफ्तार करने का फैसला हो गया है, और उनके पास इंफॉर्मेशन ठीक थी। उसके चंद दिनों बाद मुझे गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो अरशद शरीफ साहब को मैंने कहा आप क्यों नहीं चले जाते? बातों बातों में मैंने उनसे भी ऐसे ही कहा, हंसते हंसते। तो उन्होंने कहा मैं यहां पे काम कर रहा हूं, मैं एयरवाई के ऊपर अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, तो मुझे यहां पे रोजाना चैनल में जाना पड़ता है, बैठकर बात करनी पड़ती है, तो मैं यहां से जा नहीं सकता। तो जब तक अरशद शरीफ के बाद नौकरी थी, उन्होंने मुल्क छोड़ने का कभी फैसला नहीं किया, ना उन्होंने छोड़ना था। एयरवाई ने उन्हें नौकरी से निकाला, फिर उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा,
फिर देखिए, अभी अहमद यूसुफ साहब ये तो बात कर रहे हैं इंतहाई माजरत के साथ, आपने ये तो कह दिया कि इमरान खान का कसूर है कि उसने वीजा क्यों नहीं लेके दिया। हालांकि इमरान खान कोई वीजा एजेंट तो नहीं है कि वीजा लेकर देंगे। अभी सिर्फ एक बंदे का नाम आया था बीच में, एक बंदे ने शोर मचाया था कि इमरान रियाज के अमेरिका के वीजे के लिए मैंने कोशिश की है।